नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल 2023 का पेपर, जो कि आपका 20 जुलाई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं इन्हें एक एडवांस अप्रोच के साथ इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम में किस अप्रोच से क्वेश्चन को आपको करना है वो भी इस क्लास में आपको मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा जितने भी 2023 के जितने भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है सभी शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे डॉक एंड ई बुक्स वाले सेक्शन में हमारे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा ढेर सारा इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा हम आपके लिए फ्री ऑल इंडिया लाइव जो मॉक है, वीकली जो मॉक है वो भी यहाँ पे कराएंगे जो बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट होगा। तो उसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि यदि एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन लड़के किसी काम को 121 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो, पूरे टाइम एंड वर्क में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, टोटल वर्क और दूसरा कैपेसिटी। अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये जो क्वेश्चन है वो M1 D1 T1 वाले कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे देखो कैपेसिटी निकालने का आपको हिंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एक पुरुष जो है वो दो महिलाओं के बराबर है और दो महिलाएं जो हैं वो तीन लड़कों के बराबर है और सभी जो हैं वो काम को 121 दिन में करते हैं। यानी कि एक पुरुष भी इस काम को 121 दिन में करता है, वही दो महिलाएं इस काम को 121 दिन में करती हैं और तीन लड़के भी इस काम को 121 दिन में करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पुरुष, महिला और लड़के की कैपेसिटी का अगर अनुपात निकालें तो देखो यहाँ पे इसको नीचे लाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/3 आएगा। तो यहाँ पे 2 3, इसका एलसीएम कितना हुआ 6। तो 6 हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा 2। यानी कि इनकी कैपेसिटी हमने निकाल ली कितनी है 6 3 2। यानी कि पुरुष अगर एक दिन में 6 लड्डू बनाता है, महिला जो है वो 3 बनाती है और लड़का जो है वो 2 लड्डू बनाता है। अब टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, चाहे हम इस पोर्शन से निकाल लें, चाहे यहाँ से निकाल लें, चाहे यहाँ से निकाल लें, टोटल वर्क तो बराबर ही आएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। एक पुरुष एक दिन में लड्डू कितने बनाता है 6 और उसे कितने दिन लगते हैं 121 दिन। तो यही टोटल वर्क है। अब ये काम किससे करवाना है, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का। तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलके एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं 6 3 9 2 11। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 11 121, 11 छक्का कितना हुआ 66। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन ये भी टाइम एंड वर्क का है। क्या दिया हुआ है कि ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 16 सहित 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी अकेले से इस कार्य को पूरा करता है। ए ने कितने दिन तक काम किया ये पूछ रहा है आपसे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, ए जो है वो काम को 18 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 30 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 90। यानी कि 18 पंचे 90। ए जो है वो एक दिन में 5 लड्डू बनाता है और बी जो है वो 3 लड्डू बनाता है। अब यहाँ पे देखो, काम समाप्त होने से 16 सहित 2/3 दिन पहले ए ने काम छोड़ा। इसका मतलब है 16 सहित 2/3, 16 3 48 2 50/3 दिन तक काम किसने किया, केवल बी ने। और बी एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, इसका मतलब है इतने दिन में इसने कितने लड्डू बनाए 50। तो बचे लड्डू कितने बनाने के लिए 40। इसका मतलब है ये 40 लड्डू दोनों ने एक साथ मिलकर बनाए और दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं 8। तो ये 40 लड्डू कितने दिन तक बनाए होंगे 5 दिन तक। इसका मतलब है साथ में मिलकर ए और बी ने कितने दिन तक काम किया 5 दिन तक। तो वही पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन तक काम किया। तो इसका आंसर क्या होगा, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, एक इनलेट पाइप, इनलेट मतलब भरने वाला पाइप, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरीके से भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप
एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को कितने घंटे में पूरी तरीके से भरा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही आपको निकालना है। टोटल वर्क और कैपेसिटी अगर पता चल जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो इनलेट पाइप यानी कि भरने वाला पाइप हमने मान लिया ए है, वो पूरे टैंक को 120 घंटे में भर सकता है। तो भर रहा है इसका मतलब हम प्लस ले लेंगे और जो निकालेगा उसमें हम माइनस ले लेंगे। और जो एक है खाली करने वाला, वो 54 घंटे में खाली कर सकता है। इसका मतलब है खाली करने वाले की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा, क्योंकि वो टाइम कम ले रहा है, तो इसका मतलब कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर टैंक को भरवाना है तो तुरंत आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि जो भरने वाले पाइप हैं उनकी संख्या ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी टैंक भर पाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हुआ आपको पता है कि 12 × 108 यानी कि 1080 होगा। 1080 होगा, तभी तो ये इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। अगर आपको एलसीएम लेने का तरीका नहीं पता है तो आप किसी भी एक नंबर को एलसीएम मान लो। हमने मान लिया जो 54 है वो इसका एलसीएम है, तो 120 के पास गए तो 120 क्या होता है आपका, देखो 54 क्या होता है, 6 नाम 54, तो 120 में 6 तो है लेकिन 20 की कमी है, इसका मतलब 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो संख्या है इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, ये क्या आएगी 1080। तो यहाँ पे 12 × 108 यानी कि ये जो है भरने वाला पाइप 1 घंटे में 9 लड्डू बनाता है और निकालने वाला जो पाइप है वो 20 लड्डू जो है वो निकाल देता है। अब 8 जो है वो इनलेट पाइप लगे हैं, तो इन्होंने लड्डू कितने बनाए, 8 नाम 72, और 3 आउटलेट पाइप लगे हैं तो इसने कितने निकाल दिए, 3 × 20, यानी कि टोटल 1 घंटे में कितने लड्डू बनते हैं, 12। तो 1080 बनाने में कितने घंटे लगेंगे, 12 से डिवाइड कर दो, 12 × 108 यानी कि 90 घंटे लगेंगे। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है AQ + BQ + CQ - 3ABC की जो वैल्यू है वो 405 है, A + B + C की जो वैल्यू है वो 15 है, A - B का होल ऑफ स्क्वायर + B - C का होल ऑफ स्क्वायर + C - A का होल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सारे फार्मूले में आपको लिखा देता हूँ। जैसे कि A³ + B³ + C³ - 3ABC की जो वैल्यू होती है वो होती है A + B + C और A² + B² + C² - AB - BC - CA, ये होती है। ठीक है, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 A + B + C और यहाँ पे A - B का होल ऑफ स्क्वायर + B - C का होल ऑफ स्क्वायर + C - A का होल ऑफ स्क्वायर, इसकी ये भी वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे A + B + C बराबर अगर 0 है आपका, तो AQ + BQ + C³ - 3ABC की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, यानी कि AQ + BQ + CQ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3ABC। तो इसको याद रखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ढेर सारे क्वेश्चन किसी न किसी फार्मूले से बनते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू निकालनी, यानी कि ये वाला जो फार्मूला है इसका हम यूज़ करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है इस पोर्शन की, इस पोर्शन की हमें वैल्यू कितनी दी है, हमें यहाँ पे 405 = 1/2। A + B + C की वैल्यू कितनी दी है, 15, और इस पोर्शन की वैल्यू निकालनी हमने मान लिया इसको हमने x मान लिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसे सॉल्व कर लो, 15 से काटोगे 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 7 105, 27 दूनी कितना हुआ 54, यानी कि इस पोर्शन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 54 होगी, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे और इस फार्मूले को भी आप ध्यान रखिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ढेर सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्स % इंक्रीज इन द सेल ऑफ एयरफोन्स फ्रॉम 2017 टू 2020, यानी कि 2017 से 2020 में सेल में जो आपकी वृद्धि हुई है वो आपको बतानी है, उसकी परसेंट में वैल्यू। तो 2017 में सेल कितनी है, 49.7, और 2020 में कितनी है, 84। तो इसका डिफरेंस देखो कितना है, कितनी सेल बढ़ी। अगर ये पूरा 50 होता तो 34, और यहाँ पे 3 मतलब कम है, यानी कि 34.3 की वृद्धि हुई, किसमें, 49.5 में, 49.7 में। तो 100 में कितने की वृद्धि होगी। देखो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ये 34.3 है तो इसको हम पूरा 34 ले लेते हैं, ये 49.7 है इसको हम 50 लिख सकते हैं इंटू 100,
क्योंकि आपको मोटा मोटी आंसर बताना है। तो 50 दूना कितना हुआ 100, यानी कि 34 दूना 68। 68 से कुछ बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कम लिखा है और यहाँ पे ज़्यादा लिखा है, यानी कि 68 से बड़ा आएगा। तो 68 से बड़ा क्या होगा 69, आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 3:4:5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 18√3 सेंटीमीटर है। तो तीनों घनों की भुजाएं क्या होंगी। देखो हमेशा याद रखो कि जब भी कोई 3D फिगर से 3D फिगर बनाएंगे तो उनके आयतन बराबर होंगे, और 2D फिगर से अगर 2D फिगर बनाएंगे तो उनके परिमाप बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो घन बनाया है इन तीनों को मिला के, उसका जो विकर्ण है वो कितना है 18√3 है। तो घन का विकर्ण क्या होता है भुजा √3, तो इसकी वैल्यू 18√3 दी है। इसका मतलब है जो बड़ा वाला घन है उसकी भुजा कितनी है 18, तो उसका आयतन कितना होगा भुजा क्यों, यानी कि 18 × 18 × 18। और इसका जो आयतन है इन सभी के आयतन के योग के बराबर होगा। तो अगर इसे मान ले x है, ये 4x है, ये 5x है, तो इसका आयतन कितना होगा भुजा क्यों, यानी कि 27x³। इसका आयतन कितना होगा 4 × 16 = 64x³, और इसका आयतन कितना होगा 125x³। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 216x³ की जो वैल्यू है वो कितनी है 18 × 18 × 18। तो 6 से अगर हम काटें तो यहाँ पे 36 आएगा, 6 × 3 = 18, फिर 6 से काटें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 6 से काटें तो 3 आ जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3। क्योंकि x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 का क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ पे आपको अब इसकी जो मतलब भुजाएं हैं वो निकाल सकते हो आप। तीनों घनों की भुजाएं क्या होंगी, x की वैल्यू 3 है, यानी कि पहली भुजा कितनी हो जाएगी 3 × 3 = 9, दूसरी कितनी हो जाएगी 3 × 4 = 12, और तीसरी वाली कितनी हो जाएगी 3 × 5 = 15। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो सिंपल क्वेश्चन है। राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। राधिका के खरगोश की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो खरगोश कितने हैं भाई 3, टोटल कितने लोग हैं 3, 2, 5, 4, 9, तो इसका अनुपात कितना होगा 1:3। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। देखो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल ब्याज मिलेगा उतना हर साल ब्याज मिलेगा। तो 2 साल में 7 से 8 हो जाती है धनराशि। इसका मतलब है एक ब्याज मिलता है 2 साल में, तो 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 1/2। तो 1 साल में जो ब्याज है वो मूलधन का जितना % होता है वही तो रेट होती है। तो रेट निकाल लो, 1/2 जो है वो 7 का कितना % है, बस यही आपको निकालना है। तो 100 बटे कितना आएगा 14, इसे सॉल्व करेंगे तो 7 से ही 1/7% आ जाएगा। इसका मतलब है चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि गोवा से उपस्थित होने वाले छात्रों में से गोवा से पात्र पाए जाने वाले छात्रों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है। देखो यहाँ पे आपको ये बताना है कि गोवा में जो पात्र हैं उसका % जो है सबसे अधिक कहाँ पे है, मतलब किस वर्ष में है। तो गोवा वाला ये पोर्शन है। देखो यहाँ पे 7800 में पात्र कितने हैं आपके 810, 7500 में पात्र कितने हैं 800, 8800 में पात्र कितने हैं 920, 7200 में पात्र कितने हैं 850। देखो जितनी कम वैल्यू होगी उसमें ज़्यादा जो नंबर होगा उसमें % वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे 7200 की कंपेरिजन में 850 है, यानी कि ये सबसे मैक्सिमम यहीं से वैल्यू आएगी। इसका मतलब है 2015 में जो है पात्र वालों की संख्या सबसे अधिक होगी। आप निकाल भी सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 जो है वो 5 का कितना % है, ऐसे में कहूँ 10 जो है वो 2 का कितना % है, तो 10 में 2 की वैल्यू ज़्यादा होगी या 5 में 2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, 5 में 2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। वही यहाँ पे है कि अगर वैल्यू कम है तो उसमें जो मतलब वैल्यू ज़्यादा है तो उसका % में वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे सॉल्व करके करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में समांतर रेखाओं पर क्रमशः 40 किलोमीटर/आवर और 50 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल।
तो कितना समय लगेगा, दूरी यानी कि ट्रेन के केस में लंबाइयां हमेशा जोड़ती हैं, तो 130 प्लस 120 कितना हुआ 250, और एक ही दिशा में ट्रेन जा रही है यानी कि रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, घटा के, तो 50 और 40 का डिफरेंस कितना 10, और ये किलोमीटर पर घंटे में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। 50 पंचे 250 होता है, 18 पंचे कितना हुआ 90, यानी कि 90 सेकेंड लगेंगे। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में चाप AB यानी कि ये वाली जो चाप है AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R की 3 गुनी, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 3R है, तो ये R है, ये भी R है, ठीक है। तो आपको त्रिज्यखंड यानी कि ये जो AOB इसका आपको एरिया निकालना है। तो देखो त्रिज्यखंड का एरिया जो होता है वो 1/2 आपका चाप इंटू रेडियस भी होता है। क्या होता है, चाप इंटू रेडियस भी होता है, और दूसरा इसका जो मतलब एरिया होता है वो क्या होता है आपका πr² थीटा अपान 360 भी होता है। तो यहाँ पे चाप की वैल्यू दी है और रेडियस की वैल्यू दी है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो 1/2 L इंटू R होता है, तो L की जो वैल्यू है वो 3R है और ये R है, यानी कि 3R²/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5R², यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है sin x की जो वैल्यू है वो 3/10 है, तो tan x प्लस cot x की वैल्यू आपको बतानी है। देखो sin cos sec ये सब क्या है, समकोण त्रिभुज के अनुपात है, तो sin बराबर आपका क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब इसका कितना हो गया 3 हो गया, कर्ण कितना हो गया 10, तो आपका आधार निकालना है, तो इसका स्क्वायर करके इसमें से इसके स्क्वायर में से माइनस कर दो, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 माइनस 9, यानी कि अंडर रूट कितना आ जाएगा 91। अब देखो tan बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, यानी कि 3 बटे कितना आ जाएगा अंडर रूट 91, और cot बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि अंडर रूट 91/3। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 91 आएगा, बटे में 3 अंडर रूट 91 आ जाएगा, तो ये कितना हुआ 100/3 अंडर रूट 91, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी, यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या जो है वो 19,200 हो गई, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इलिगेशन से भी लगा सकते हो। देखो टोटल जो है उसकी जरूरत ही नहीं है, पुरुष जो है वो उनकी संख्या 5% बढ़ती है, महिलाओं की संख्या 7% बढ़ती है, टोटल वृद्धि कितनी हुई भाई 1200 जो है वो वृद्धि हुई किसमें 18,000 में, तो 100 में कितनी होगी, सॉल्व कर लो भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कि टोटल जो वृद्धि है वो 20/3% की हो रही। एलिगेशन लगा दो तो यहाँ से पुरुष और महिलाओं का अनुपात आ जाएगा। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी एक फ्रैक्शन होगा और एक सिंपल वैल्यू होगा तो इसको नीचे वाले को इससे गुणा करो, तो 7 या 21, तो 21 में से 20 गया तो कितना बचा 1, यानी कि 1/3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 15, तो 20 में से 15 गया तो कितना बचा 5/3, यानी कि इनका जो अनुपात होगा वो 1:5 आएगा। पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात आएगा वो 1:5 आएगा। ऐसे क्वेश्चन में जैसे अगर यहाँ पे ये पूछा गया होता कि पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है, तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते, एक ये भी तरीका है, और जब भी जहाँ पे एलिगेशन लगेगा वहाँ पे आप ये तरीका भी लगा सकते हो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे देखो पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हो रही है, महिलाओं की संख्या में 7% की वृद्धि हो रही है, टोटल में कितने की वृद्धि हो रही है भाई 1200 की, टोटल में कितने की वृद्धि हो रही है 1200 की, ठीक है। अगर महिलाओं में भी 5% की वृद्धि हुई होती तो पुरुष भी 5% बढ़े, महिला भी 5% बढ़ी, तो टोटल वृद्धि 18,000 का 5% यानी कि 900 की वृद्धि हुई होती। लेकिन वृद्धि कितनी हो रही है 1200 की, यानी कि जो 300 की एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है वो किस वजह से हो रही है, महिलाएं 2% ज़्यादा हैं इस वजह से, यानी कि महिलाओं के 2% की जो वैल्यू है वो 300 है, तो 1% की वैल्यू 1500 होगी, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 15,000 होगी। तो पुरुष की संख्या कितनी हो गई 3,000, क्लियर। तो इसका अनुपात निकाल दो। तो ये जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ से भी 1:5 आएगा, इस तरीके का भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टोटल बना लो वैल्यू को। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
क्या दिया हुआ है, एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा सकती है, या 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, निकटतम पूर्णांक तक आपको बताना है। तो अनुकूल चाल क्या होती है, x + y, और प्रतिकूल चाल क्या होती है, x - y। देखो अनुकूल जो है वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है अनुकूल चाल से, यानी कि x + y से, और प्रतिकूल 40 की दूरी तय करती है x - y की चाल से। तो टाइम कितना लगता है, 12 घंटे 30 मिनट, मतलब 12 सही 1/2, यानी कि 12 दूनी 24 और 1 25/2 घंटे लगते हैं। तो ये पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरा क्या दिया हुआ है, धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर, 84/x + y, और प्रतिकूल 63 किलोमीटर x - y से। तो यहाँ पे जो टाइम लगता है वो 18 घंटे 54 मिनट लगता है। तो 18 + 54/60 लिख सकते हैं। 6 से 6 नाम 54, 6.60, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 180 + 1 189 बटे कितना हुआ 10। 6 नाम 54, 6.60, 180 + 9 189 बटे 10। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो टाइम थोड़ा फ्रैक्शन में दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरीके की इसकी फॉर्मेटिंग होती है कि आपका जो मतलब नाव की मतलब धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल आप तुरंत निकाल सकते हो। कुछ ऐसी ही यहाँ पे डिजिट सेट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ऊट पटांग आ रहा है तो कुछ तो हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने देखा कि ये भाई क्या है, 12 × 5, 12 × 5 = 60 है, और ये 12 × 7 = 84 है, यानी कि 12 दोनों में कॉमन है, 12 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है x + y की जो वैल्यू है वो कितनी रही होगी, 12 रही होगी। x + y की जो वैल्यू है वो 12 रही होगी। अब किसी में भी रख दो x + y की वैल्यू, इसमें अगर रखें तो 12 × 5 कितना आएगा, 60, 5 आया यहाँ पे। तो 5 अगर उधर हम माइनस कर दें इसमें से, तो 5 × 10, यानी कि 40/x - y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, 15/2। तो 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15, यानी कि x - y की जो वैल्यू है वो 16/3 आ गई। x - y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 16/3। अब आपको अगर यहाँ पे नाव की चाल निकालनी है तो नाव की चाल क्या होगी, अगर a + b दिया और a - b दिया हो, यानी कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हो, तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 12 + 16/3/2, तो इसको आधा करेंगे तो 6, और इसको आधा करेंगे तो 8/3। तो 6 × 3 = 18, 8 कितना हुआ आपका 26/3। तो 3 नाम 27, लगभग 9 बार ले जा सकते हैं, यानी कि लगभग में आपको बताना है। तो इसका पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये 12 हमने बना लिया इसको। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके की होती है कि यहाँ पे जब आप चाल के कुछ फैक्टर बन जाएंगे तो वो टाइम के ही इक्वल आ जाता है, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हमें चाल पता चल जाती है अनुकूल और प्रतिकूल, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 रुपए में बेची। यदि इसे 4370 रुपए में बेचा होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो आप देखो 20% के लाभ पर इतने की बेच रहा है, यानी कि 120% की जो वैल्यू है वो 5520 के बराबर है। तो यहाँ पे 100% की जो वैल्यू है वो निकाल लेते, कितनी जाएगी 5520/120 × 100। तो यहाँ पे 12 से काटेंगे, 5 चौक 48, 5 चौक 48, कितना बचा आपका 5 चौक 48, 7 बचा, और 5 छंग 72। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसका सीपी है वो कितना है 4600। तो 4600 की चीज़ को अब आप बेच रहे हो कितने की 4370 की। तो कितने का नुकसान हुआ आपको 230 का, 230 का नुकसान हुआ। 4600 पे तो 100 पे कितना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे काटेंगे तो 5% आ जाएगा, 40 × 5 = 230 होगा, यानी कि 5% का क्या होगा आपको नुकसान होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एवरेज का क्वेश्चन है। मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उसमें शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। शुरू में समूह में लोगों की संख्या क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को आप मौखिक भी कर सकते हो और बेसिक से भी मैं आपको बता दूंगा। देखो टोटल जो एवरेज था वो 27 था, और उसके बाद जब 4 मित्र आए जिनकी एज 25 थी, उनके आने के बाद एवरेज ओवरऑल 26 हो गया, यानी कि एवरेज में कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। अब यहाँ पे देखो 4 मित्र आए, जो इनका जो एवरेज था
वो इसके एवरेज से कितना कम था, 2 कम था, 4 लोगों का। तो इसका मतलब है एवरेज में तो 8 की कमी होनी चाहिए, लेकिन एवरेज में अगर 1 की कमी हो रही है, इसका मतलब है टोटल नंबर आप जो एस्पिरेंट हैं ये एक कब आएगा, 8 होंगे। टोटल नंबर आप जो लोग हैं वो 8 होंगे, लेकिन 4 लोग आए, इसका मतलब है 4 पहले से एग्जिस्ट करते होंगे, यानी कि शुरुआत में जो लोगों की संख्या थी वो कितनी थी, 4 थी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लेते हैं शुरुआत में लोग x थे, तो इनका एवरेज 27 है, तो सम कितना हो गया, 27x। अब 4 लोग आए जिनकी एज 25 है, तो सम कितना, 25 चक्कू 100, यानी कि अब टोटल सम जो है इन लोगों का कितना हो गया, इतना हो गया। कितने लोग हो गए, x ये वाले, 4 ये वाले, तो एवरेज कितना हो गया, 26। तो 27x प्लस 100 बराबर 26x प्लस 4 से गुणा करो, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, तो कितना हुआ 10। तो इसको इधर ले जाएंगे, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ से भी ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ऐसे सिंपली देखो, 8 अगर कम हो रहा है लेकिन ओवरऑल 1 कम हो रहा है, इसका मतलब लोग कितने होंगे, जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 कम होगा, तो इसका मतलब लोग कितने, 8। 4 नए आए, इसका मतलब 4 पहले से एग्जिस्ट करते होंगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 484 के उन भाजकों का योगफल कितना होगा जो पूर्ण वर्ग है। भाजकों का मतलब जो जो संख्याएं इसको पूरी तरीके से डिवाइड करती है। तो 1 जो है ये भी पूर्ण वर्ग है, फिर 4 जो है ये भी पूर्ण वर्ग है और इसका भाजक भी है, फिर अगला 121 भी एक पूर्ण वर्ग है और इसको विभाजित भी करता है, फिर खुद 484 भी जो है ये पूर्ण वर्ग है और इसको विभाजित भी करता है। तो इसका योगफल ही आपको निकालना है। तो सॉल्व कर लो भाई, जब इसे जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 और 1 10, यानी कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके लास्ट में 0 है, तो पूरा जोड़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है 11 से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे 9 6 15, 15 2 कितना हुआ, 17 और 6 3 9, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा क्या, 11 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पे 9 5 14, 14 3 कितना हुआ, 17 और 6 2 8, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 9 है, इसका मतलब ये भी नंबर 11 से नहीं कटेगा। यहाँ पे 9 और 1 10, 10 4 कितना हुआ, 14 और यहाँ पे 7 7 14, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 0। तो 0 या 11 हो तो संख्या 11 से कटती है, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी आपका सर्किल है, 360 डिग्री जब हम घूम जाते हैं तो हम वहीं 0 पे आ जाते हैं। जब हम पूरा चक्कर लगा लेंगे, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे शुरुआत की, यहाँ से शुरुआत की हमने, तो जब हम 360 का चक्कर एक घूम लेंगे तो हम यहीं पे आ जाएंगे, यानी कि जहाँ से हमने शुरुआत की वहीं पे आ जाएंगे। तो 360 इज कैलकुलेटेड एज ए 0, ठीक है। बस यही चीज़ आपको जो है सोचने वाली है। तो यहाँ पे कॉसेक 2910 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 360 इंटू 8 छंग 48, 8 बार गुणा कर सकते हैं तो कितना जाएगा, 8 छंग 0, 8 छंग 48, 8 3 24 और 4 28, 2880 ये हो गया, प्लस 2910 है, यानी कि 30 और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ये लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको क्या ले सकते हैं, सेक 360 इंटू 12 बार ले जा सकते हैं, 12 3 36, तो कितना हो जाएगा, 12 बार ले जाएंगे तो 0, 5 छंग 72 का 2 हासिल लगा 7 और 12 36, 7 6 13, 43, 4320 हुआ। तो है कितना, 4260 है। इसका मतलब है इसमें से 60 घटा देंगे तो ये पूरा कंप्लीट बन गया। क्लियर। ऐसे ही इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 10 360, देखो 360 36 छक्का 2 16 होता है, तो 7 बार ले जा सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 0, 7 छंग 42, हासिल लगा 4, 7 3 21, 4 कितना हुआ, 25, 2520 हुआ, तो 45 इसमें जोड़ना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे कॉट ये 360 इंटू 4 हो जाएगा, तो 36 चक्कू कितना होता है आपका, 1800 हो जाएगा, तो इसमें से 45 माइनस करना पड़ेगा। अब देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा आपका, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा आपका क्या होता है, मतलब कॉस या कुछ भी, 360 प्लस थीटा जो है वो थीटा ही आपका आता है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 31, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देखो सेक 360 माइनस थीटा, ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, चौथे वाले में, और ASTC
ASTC होता है, चौथे वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेक 60 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आएगा tan 45 आएगा। और यहाँ पे देखो चौथे कोऑर्डिनेट में कॉट जो होता है वो निगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस कॉट 45 आएगा। इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा यही करना था आपको। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी ऐसे देखो, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 होता है आपका। ऐसे यहाँ पे देखो, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसे हम साइन 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 का मतलब कितना हुआ 0.5, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है C1 और C2 दो संकेंद्रित वृत्त इस प्रकार हैं कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। C2 की जो त्रिज्या है C1 की त्रिज्या से कम है, संकेंद्रित है, इसका मतलब है कि C2 जो है वो इसके अंदर है, C2 जो है वो इसके अंदर है। यदि AB जो है वो C1 की 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, इस तरीके से ये बाहर वाला जो है वो C1 है और अंदर वाला C2 है, ये इसकी जीवा है, ये AB है, ठीक है। और यहाँ पे C2 को P पर स्पर्श करती है इस तरीके से। AP की लंबाई क्या होगी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर ये पूरी 12 है तो इसका मतलब ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, तो आपसे यही पूछ रहा है AP की जो वैल्यू है वो क्या होगी। इसका मतलब है पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे तुम मौखिक कर सकते हो। PT एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है और T वृत्त पर एक बिंदु है, ठीक है। यदि PT जो है वो 12 है, PO 13 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपको पता होना चाहिए। 12, 13 और 5 मतलब 5, 12, 13 जो है एक ट्रिपलेट बनाता है, तो इसका मतलब अगर ये 12 या 13, इसका मतलब रेडियस जो होगी वो कितनी होगी 5 होगी। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि इन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग जो है वो 784 है, यानी कि योग का वर्ग 784 है, तो इसका मतलब योग कितना हो गया 784 किसका वर्ग होता है 28 का होता है, यानी कि योग जो है वो 28 है। जबकि इनका गुणनफल यानी कि AB की जो वैल्यू है वो 192 है। तो क्या निकालना है, इन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है, यानी कि A² माइनस B² की वैल्यू आपको बतानी है। तो कुछ देख लो कि ऑप्शन से कर सकते हो क्या, या कुछ इसमें एलिमिनेट कर सकते हो। देखो 16 से अगर हम इसे काटें तो 16 से अगर काटें तो 16 × 1 16 और 16 दूनी 32, यानी कि 16 और 12 को गुणा करते हैं तो 192 आता है, जोड़ते हैं तो 128 आता है, यानी कि जोड़ते हैं तो 28 आता है। इसका मतलब है सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, यानी कि आप आंसर इसका निकाल सकते हो। 16 का स्क्वायर कितना हुआ 256, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, इसमें से घटा दो, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 112 आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक फ्रांक का अंकित मूल्य जो है वो 4500 है, इसे 2 क्रमिक छूटों पर 2400 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट जो है वो 20% है तो दूसरी छूट क्या होगी। सिंपल है क्वेश्चन, देखो 4500 इसका MRP है, अगर आपने 20% की छूट दी तो 20% का मतलब 45 दूना 90, यानी कि 900 रुपये आपके कम हो गए। तो इसको कितने का बेचा जाना चाहिए 3600 का, लेकिन बेच कितने का रहे हो आप 2400 का। इसका मतलब ओवरऑल आपने और कितना डिस्काउंट दिया 1200 का। 1200 का डिस्काउंट दिया किस पे 3600 पे, तो 100 पे कितना होगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 12 3600/3 का मतलब 33 सही 1/3%, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सिंपल है 1² माइनस M²/1 प्लस M², तो 1 यहाँ पे इसका मान आपको निकालना है। तो ये क्या है A² माइनस B², यानी कि A माइनस B और A प्लस B आएगा, और नीचे इसका स्क्वायर ही दिया हुआ है, यानी कि 1 + M 1 + M, तो इससे कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 - M/1 + M। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसके अलावा ढेर सारी जो PDF है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा आपके लिए ऑल इंडिया जो लाइव मॉक है वो भी हम यहाँ पे कराएंगे।
तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।